तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने ग्लोबल की चीज़ों के ऊपर आपको बता भी चुका था। अगर उसमें कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं उसी टॉपिक को उठाऊंगा, वहीं से चालू करूंगा अगर दिक्कत हुई तो। अदरवाइज मैंने पहले से ही जस्टिफाई कर रखा है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो पार्टिकुलेट्स मैटर है, इससे पहले की कई सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मैंने किस तरीके से डिफाइन किया पार्टिकुलेट्स मैटर हैं क्या। तो देखिए वहाँ पे क्या है कि जो आप पार्टिकुलेट्स मैटर की बात करेंगे वो 10 पीएम और 2.5 पीएम है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किस तरीके का काम करता है। आज हम इस टॉपिक में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मैटर्स जो हमारे हेयर थ्रोट में आकर के फंस जाते हैं या किसी भी स्किन में आकर के जैसे डस्ट पार्टिकल आके बैठ जाता है, या आप अपनी स्किन को ऐसे इस तरीके से रब करते हो, देन देखोगे कि वहाँ पे कुछ सॉइल पार्टिकल्स आ जाते हैं, एक लेयर बन जाता है आपके स्किन के ऊपर। तो वो किस तरीके से आपके ऊपर बैठ जाते हैं और इनको हमारे स्किन से किस तरीके से रिमूव करना ज़रूरी है, ये आज आप समझ जाएंगे इस टॉपिक में। क्योंकि ये टॉपिक हमें यही बताने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें किन किन बातों को किन किन तरीकों से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, तो देखिए ये इमेज को पहले भी मैंने बताया है और आज एक बार और बता दे रहा हूँ। तो जो हेयर थ्रोड है, देखिए ये ह्यूमन हेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पेन ले लूँगा, ये ह्यूमन हेयर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 to 70 म्यू माइक्रॉन्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये अपर है, यहाँ से आप डाउनवर्ड्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लेस देन म्यू माइक्रॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेस देन म्यू माइक्रॉन्स के बारे में लिखा हुआ है। उससे भी देखेंगे ये जो पिंक कलर का ये जो है इसको दिखाया गया है इस वाले में, आप देखेंगे क्या कि इससे जो लेस देन होता है, देखिए यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, वो क्या क्या कंपोजिशन ऑफ एयर पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं जो कि आकर के होते हैं। ये गैसियस सॉरी ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते जब तक ये कई सारे मिल करके एक ना हो। जैसे जब आप कंघी करते हो अपने बालों में, ठीक है, वार्म अप करते हो अपने हेयर में, तो देखोगे क्या कि जो इनके बीच की जो गैप होती है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आकर के इकट्ठा होते जाती हैं। यही जो है हेयर डैमेज जैसे बालों का गिरना, झड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का वजह बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए एयर व्हाट इज पार्टिकुलेट्स मैटर, ठीक है, क्या होता है पार्टिकुलर मैटर्स। देखिए पार्टिकुलेट्स मैटर ये होता है, यहाँ पे कई तरीके से हमने बताया हुआ है। तो देखिए पार्टिकुलेट्स मैटर और पार्टिकल्स पॉल्यूशन इज द जनरल टर्म्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर। ठीक, कि जितने भी मिक्सचर हमको मिलेंगे हवा में, चाहे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हों या सॉलिड पार्टिकल्स हों, जा करके हमारे स्किन पे, हमारे हेयर्स पे कहीं भी आकर के बैठ जाए, उसी को कहते हैं जिससे हमारे शरीर को हार्म पहुँचे। ठीक, there are a wide range of minute particles in the air that can be seen only using एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप अगर इसको देखने की कोशिश करते हो इन पार्टिकल्स को, तो आपको देखो माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं ना ना माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप अगर ये मान लीजिए प्लस माइनस आपका 9 देखता है, ठीक है, प्लस माइनस का एक रेंज होता है, तो ये मान लीजिए -9 देखता है, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक जो रहता है वो -19 देखता है। ठीक है, ये फर्क होता है, मतलब -19 जीरो देखता है। तो ये इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके अंदर की चीज़ों को हमको दिखाएगा, उसकी कैसे लाइफ स्टाइल है उस पार्टिकल्स का, ठीक, वो किस तरीके से हम कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन पार्टिकल, बाउंड वाटर, मेटल्स, कैडमियम, कॉपर, निकल, जिंक एंड हाइड्रोकार्बन। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा भी आपको मिल सकता है, लेकिन मोस्ट अफेक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो यही है। तो आपको याद करने लायक क्या है, सल्फेट,
नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन, पार्टिकल बाउंड वाटर, मेटल्स। मेटल्स में भी आपको क्या याद करना है, जैसे कैडमियम, कॉपर, निकिल, जिंक, आयरन भी आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, ये सब मिलते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, इन एडिशनल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स सच एज एलर्जीज, ठीक है ना, तो देखिए किसके वजह से होता है, पोलन एंड डस्ट माइट्स एंड माइक्रोबियल कंपाउंड फंगी। ठीक है, ये सब बहुत छोटे होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर। आसान भाषा में आपको समझ में आ ही रहा है कि वह छोटे से छोटे कण जो हमारे वर्तमान काल में इस वक्त हवा में मिलेंगे, चाहे वो एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में हो या किसी सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ पीएम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपको यही पढ़ना है 10 और 2.5। ठीक है, बाकी आप इसके बीच का ले सकते हैं। देखिए जो 10 पीएम की, पीएम मतलब हो गया पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डायमीटर है जनरली जो है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, एवरेज ह्यूमन हेयर थ्रेड जो होता है वो 17 माइक्रोमीटर की डायमीटर पे होती है, और यही टू फाइन जो फाइन होती है, बहुत काफ़ी फाइन, जैसा कि इमेज में आपको दर्शाया गया था। ये वाली जो इमेज है आपकी, इसमें जो दर्शाया गया था, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके सोर्स क्या है, सोर्स कई सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी सोर्स की बात करिएगा तो देखिए या तो ह्यूमन मेड या तो मैन मेड करिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैन मेड और दूसरा नेचर मेड, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक बोले तो MAN याद रखिएगा। क्या है, MAN मतलब मैन एंड नेचर मेड, ये आपके लिए इजी पड़ेगा मैन से। क्लियर, इसको जरा सा हटा दो। ओके, अब देखिए मैन मेड में क्या होता है, इसमें भी दो प्रोसेस हो जाती हैं। ठीक है, दो प्रोसेस में क्या है आपका, एक होता है स्लो और एक होता है फास्ट। ये दो सर्विस मिलेगा, स्लो या फास्ट, ये मिलेगा आपको, दो चीज़ें आपको मिलेंगी। नेचर में भी इसमें भी जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, या तो फास्ट सर्विस होगा या तो स्लो सर्विस होगा। उसके लिए क्या आप ले सकते हैं, प्रिकॉशंस। राइट, आगे देखते हैं जो इमिशन जो होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इमिशन होता है, उसके बारे में मैंने बताया ही था। आगे देखिए इमिशन के जैसे पावर प्लांट है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री हैं। ठीक है, डीजल जनरेटर हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, आपके लॉट ऑफ एग्जांपल है जो आप ले सकते हैं। डस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये भी है, रोड बनते वक्त डस्ट सीमेंट के, ये सब है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, ये सब है, और भी आप लिख सकते हैं, कई सारे इसमें उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ह्यूमन इफेक्ट के बारे में। इससे पहले भी कई सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। ह्यूमन इफेक्ट के बारे में क्या है कि जो भी पीएम के रेंज या जो भी होती हैं, जो भी डिसऑर्डर इसमें बनता है, जैसे वो डिसऑर्डर किस बात का रहेगा, तो वो डिसऑर्डर जो रहता है आपका, जैसे अस्थमा, क्रोनिक, ठीक है, यहाँ तक कि मेंटली डिसऑर्डर भी होता है, ये भी जान लीजिए। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, मेंटली डिसऑर्डर हो सकती है, स्किन अफेक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर लाइक एस, ठीक है, लंग्स फेल हो सकता है, स्टमक पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए क्या है, कई सारी चीज़ें, जो चीज़ एनवायरमेंटल में रिसाइकिल हो सकती है वो अपने आप रिसाइकिल कर देंगे, अदरवाइज वो इनहेल होगी, हेल नहीं होगी, इनहेल होगी। और वो किसका इफेक्ट दिखेगा, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके ऊपर काफ़ी दिखेंगे, नॉन लिविंग्स तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिसका जीवन काल चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्चुअल रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके, ये देखिए, ये जो फाइन पार्टिकल्स कैन बी कैरिड, ये लिखा ना, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड एंड देन ग्राउंड वाटर, कई सारी चीज़ें हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। देन सेटल लिखा ना, देन सेटल ऑन ग्राउंड पे भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं। बस ये याद रखिएगा केमिकल कंपोजिशन, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जो मैंने आपको एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बताया है, या स्ट्रक्चर, जो भी आप इसको कह लें। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग न्यूट्रिएंट बैलेंस है, जो न्यूट्रिएंट बैलेंस होता है उसको चेंज कर देता है।
न्यूट्रिएंट अनबैलेंस आपको कहाँ मिलेगा? हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है। ऐसे चीज़ें हैं। डैमेजिंग करता है कई सारी चीज़ को, फसलों को, इंसानों को, कई सारी चीज़ें, इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ये जो आपको दिख रहा है 2.5, तो इस तरीके से आपको क्या करेंगे कि रिड्यूस हो सके, ठीक है, रिड्यूस इसकी विजिबिलिटी बन सके। अब क्या है, वही सारे कारण हैं जिसके लिए रेस्पिरेटरी आपको डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा वहाँ से बना है, वो क्या है, मटेरियल डैमेज। और ये देखिए, पीएम कैन स्टेन एंड डैमेज स्टोन एंड अदर मटेरियल्स इंक्लूडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज, ठीक है, सम इफेक्ट्स आर रिलेटेड एसिड रेन। तो एसिड रेन आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री से तो निकलता है, लेकिन उसमें जो मेन सहायक क्रिया होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। इसके कंपोजिशन से बनने में, मतलब गैसियस कंपोजिशन जो बनता है, जो ये अपने आप को ऑक्टेन कंप्लीट करता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। प्लस कॉस्मिक रे, जो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रे है, उससे भी रिएक्शन करता है, जो पेनिट्रेट करके हमारे अर्थ सरफेस तक आती है। क्लियर है? तो कई सारी दिक्कत हैं जो कि इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पीएम है, ये याद रखिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये लाइन पढ़ लीजिए, ठीक, आपको याद रखना होगा। और ये भी देखिए, ये जो पार्टिकुलर्स मैटर है, इसकी स्केल देखिए, माइक्रोग्राम ग्राम होने के बाद क्यूबिक मीटर में है। अब माइक्रो से इतना इतना बीच में लाई करती है। ड्यूरिंग दिल्ली को एक बार कंसिडर किया गया था पॉल्यूशन के लिए, स्मॉग का, जो कि काफ़ी इस वक्त बीच में चल रहा था, गाड़ी पे गाड़ी लड़ जा रही थी। वहाँ का देखिए, वहाँ पे जो स्मॉग की जो पॉल्यूशन रही वो 2.5 पे पहुँच गई थी, रिच्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिच्ड, ठीक है ना, ये देखिए रिच्ड आ गया मेरा पेन, मेरा देखिए रिच्ड किया है, वहाँ तक पहुँच गई थी, जिसमें ये आपको सामना करना पड़ रहा था। कई सारे वेरियस थे। देखो, नवंबर 23 को जो लेवल था मनाली और चेन्नई के, ये यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है, 172। तो ये आपके उदाहरण है जो आप ही के देश में मिल रहा है। 8 पॉल्यूटेंट्स और पैरामीटर है जो कि इसके सहायक हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं। पहला पीएम, ये 10 के अंदर जो है 2.5, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन, जैसे ये है, कार्बन ऑक्साइड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हो रहा है, ये सारे प्रोसेस आपको समझना होगा। प्लस इसमें आपको बोनस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड तो मिल ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सल्फेट से सल्फ्यूरिक कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना होगा। तो पूरे तरीके से आपको क्या याद करना है कि ये स्केल याद करना है, ये पूरी लाइन याद करनी है, ये पूरा लाइन याद करना है। ये एग्ज़ाम में आपको नंबर काफ़ी अच्छा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कैसे O3 में आ गया, समझ में आ रहा ना। 2 ऑक्सीजन थे, एक तीसरा ऑक्सीजन मिल गया, बस बन गया क्या आपका O3। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करना होगा। तो ये 2, 1, 2 और ये 3 लाइन बहुत ज़रूरी है आपको याद करना, और ये लिखना ज़रूर ना भूलें, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। ये तो देखते देखते आप थक ही गए होंगे, डस्ट, ड्रिट, स्मोक, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये याद कर लिए, इसलिए बार बार इसका यूज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, एयर पॉल्यूशन शॉर्ट मैंने बताया, मैन मेड, नेचर मेड। ये देखिए, ग्लोबल में भी मैंने यही चीज़ें यूज की भाई, सोर्स वही है, आना सामने ही है, समझ में आ रहा है। जब हमारा सोर्स ही वही है तो हम टॉपिक से कितना भी हटेंगे आएगा तो यही। अब देखिए यहाँ पे बात अगर हम करें आउटडोर,
आउटडोर और इंडोर का मैंने भी आपको बता दिया था, ठीक है। इसके पर मैंने सर्वे भी आपको दिया किस तरीके से करना है, बाकी का आगे का जो डिस्कस था वो पार्ट मैंने आपको दिखाया भी, बताया भी। अब किसी भी चीज़ के लिए एयर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्या है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ये तीनों इफेक्ट होता है, ठीक है। तीनों इफेक्ट मिलता है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, यही एयर पॉल्यूशन के मेन चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टर्म्स इसमें भी आता है क्या, गैसियस, ठीक है। तो गैसियस में भैया केमिकल ट्रीट हो सकता है और फिजिकल भी ट्रीट हो सकता है, ये यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, केमिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से, केमिकली रूप से, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी है, एक गैस का इस पे ड्रॉपलेट्स पड़ रहा है, तो इसके ऊपर क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक बॉडी है जो कि फिजिबल है, लिक्विड के थ्रू या किसी लिक्विड के संपर्क में आने पे इस बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है। एक बॉडी है मीडियम, चाहे जो भी हो, मीडियम चाहे जो भी हो, इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल रूप से किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, उसको ऑडिट करना, उसके बारे में बताया जाना। ये तीन चीज़ें हैं जिसको हम एयर पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन कहते हैं, राइट। दूसरा देखिए, लार्जेस्ट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रिस्क, मिलियन लोग जो हैं मर जाते हैं, 1 मिलियन बराबर हो गया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोग मर जाते हैं। अब देखिए बच्चों को लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट, कई सारे डिजीज होते हैं इसकी वजह से। अब बात करते हैं आउटडोर प्रॉब्लम, जो आउटडोर प्रॉब्लम होती है, देखिए यहाँ पे आउटडोर है, एक मैंने शुरू में ही बताया था इंडोर, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आउटडोर इंडोर आएगा, क्लियर। अब जो आउटडोर प्रॉब्लम है, देखो मैंने बताया था, याद रखिएगा, MAN, ठीक है, मैन मेड एंड नेचर मेड, इससे आपको क्लियर होगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। उसमें भी इंडोर आउटडोर आएंगे। अब देखिए बायोजेनिक और आर्थ्रोजेनिक, बायोजेनिक का एक अलग साइकिल पीरियड होता है, क्या होता है, एक अलग साइकिल होता है, क्लियर। आर्थ्रोजेनिक का साइकिल नहीं होता, वो क्लैप करते हैं। बायोजेनिक का मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आप लोगों को वीडियो में, उसमें ये दिखाया था कि अगर ये जल रहा है तो ये किस तरीके से कार्बन बदल रहा है, वो कार्बन फिर से बन रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, किस तरीके से वापस कार्बन मिल रहा है और फिर से क्या चीज़ें हो रही हैं, वो साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें पोलेन, ब्रश फायर, डस्ट, ठीक है, कई सारी चीज़ें शामिल हैं। इसको बायोजेनिक कहते हैं, ये नेचर है, नेचर अपने आप इसको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल, मोटर व्हीकल्स, ये सब जलाना 100% आपको क्या करता है, पॉल्यूटेंट्स बढ़ाने का काम करता है, क्लियर है। यही सेम चीज़ आपको इंडोर में भी मिलेगी, समझ रहे बात, इंडोर में भी यही चीज़ें मिलेंगी, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए पार्टिकुलेट्स मैटर का बढ़ावा या किस मुख्य तरीक़ों से होता है और क्या क्या होता है। देखिए पार्टिकुलेट्स मैटर है, इंडस्ट्री होगा तो होगा, व्हीकल्स एग्जॉस्ट लगे तो होगा, डस्ट स्टॉर्म मतलब गंदा भरा जो बारिश होती है पानी, वो बस फायर से भी होगा। तो देखिए जो डायामीटर होता है वो यही पार्टिकुलेट्स मैटर का करता है, आपके सिलेबस में 10 और 2.5 होता है, ये बीच का है, तो आपको यही पढ़ना है। अब उसमें देखिए नाइट्रोजन,
आपकी गैस के लिए देगा, ध्यान से समझिए और ये आना है, जान लीजिए। इसलिए मैंने इसका ट्रिक आपको दिया है कि ये चीज़ अगर पूछे तो फटाक से ये लिख लें, बाकी अंदर अपने से लिख लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जब कोई भी फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल मतलब बर्निंग फ्यूल, दैट आई मीन टू से दैट आपको जैसे गैस जलाना, पेट्रोल से काम ले रहे हैं, डीजल से काम ले रहे हैं, तो उसके वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है मिलता है। मीडियम देख लीजिए, उसने दे दिया है मीडियम। मीडियम में क्या है? व्हीकल्स, इंडस्ट्री, पावर प्लांट और गैस। अब व्हीकल्स में आपका ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ें हैं, लैंड मीडियम, एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम। क्लियर? ये चीज़ें। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल से होते हैं, मतलब जितना आप नंबर उस एरिया में यूज़ करेंगे उतना पॉल्यूशन बनेगा। यानी सीधे सीधे अगर फ्यूल जल रहा है तो आना ही आना है, लेकिन मेन सोर्स गाड़ी भी है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ने का कारण व्हीकल्स, इंडस्ट्री और बुश फायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट कैपिटल में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? पावर प्लांट, रिफाइनरीज और ग्रिड पावर सेल और इंडस्ट्रीज होती है। इसमें छूट गया है, इंडस्ट्री भी आएगा, ग्रिड पावर सेल भी आएगा, पावर प्लांट भी आएगा, रिफाइनरीज भी होता है। रिफाइनरीज आप जानेंगे कि किसको कहते हैं। रिफाइनरीज वो होती हैं जहाँ पे बनाया जाता है कि चीज़ों को सही रूप से, प्रारूप रूप से चलाने के लिए कोई भी आप प्रोडक्ट जो तैयार कर सकते हैं, उससे जो जलाने से होता है इंडस्ट्री में, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि बहुत हार्मफुल है और इसके वजह से एसिड ब्रेन होती है। क्लियर? कंटेनिंग करता है किसको? फ्यूल्स। कार की बात करें, देखिए कार की जो एग्जॉस्टिंग है, कोई भी 4 व्हीलर से ऊपर की होती है, वो स्वीट पॉइजन का काम करती है। वो लेड, लेड यानी पीपी होता है, ये स्वीट पॉइजन का काम करती है, धीरे को शरीर, अरे धीरे धीरे शरीर को हार्म करते हुए जाती है जाती है जाती है, काफ़ी हद तक जाती है, जो कि इसको कम करना चाहिए हमें। जैसे घरों में गाड़ी चालू कर देते हैं तो आपको लगता है वाह घर के अंदर गाड़ी चालू की है, गाड़ी गर्म हो गई, गलत है। पूरे घर में आप लेड ही लेड फैला दोगे, प्लस बोनस में आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दोगे, वही ब्रेन लेगा, बीमार पड़ेंगे लोग। मेजर प्रॉब्लम मैंने इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुका है, ये दूसरी टॉपिक है, आएगा तो आपको यही सारे लिखना है मेजर। लेड के बाद आता है ओजोन। ओजोन के भी बारे में मैंने कई सारे चार्ट बना करके दिया था कि अगर ओजोन की जिक्र होगी तो वो चार्ट आप फेस करेंगे। उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से काम करता है। जो नीड ऑफ सोर्स है पूरे के पूरे, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, जो आवश्यकताएं हैं इन जरियों का, उस पर विचार करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, PM, नाइट्रोजन, कार्बन मोनो, सल्फर, लेड, ओजोन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल आइसोसाइनेट, PCB, एक्सलीन, PAH, बेंजेन, एक अलग समझ में आया था DOC, NOx, NOC, इसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए जो पार्टिकुलेट्स मैटर हैं ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कैसे डालेंगे, ये ह्यूमन हेल्थ है। माइनर और मेजर प्रॉब्लम होते हैं, क्या होते हैं याद रखिएगा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की बात करें दो होती है, माइनर और मेजर। माइनर में स्लो प्रोसेस है, मेजर में बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस इन द केस, जैसे माइनर में है आँखों में चुभन होना, नाक जाम हो जाना,
गले में दर्द होना, स्किन इरिटेशन होना, कुछ भी होना, ये सब माइनर प्रॉब्लम है जो सर्व कर जाता है बॉडी। मेजर प्रॉब्लम कैंसर के लक्षण दिखना शरीर में, जैसे कहीं कहीं गांठ लगते हैं दिखने, ठीक है, सबको नहीं होते, गांठ ऐसे बने रहेंगे, आप छुएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सब उसी से अफेक्ट है। जिनका इम्यून सिस्टम डाउन रहेगा उसके लिए ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगे। दूसरा मेजर प्रॉब्लम दिल का दौरा, अस्थमा, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड क्या होता है उसके टाइप के ऊपर, उसके कंसंट्रेशन के ऊपर, उसके लेंथ ऑफ एक्सपोजर के ऊपर, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक का क्या है मतलब, आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हो, घेरे में आ गए, लिकरिंग ज़्यादा कर रहे हो, घेरे में आ गए, मतलब दारू पीना, ठीक है, तंबाकू गुटखा पान मसाला ज़्यादा खा रहे हो, घेरे में आ गए, ठीक है, 24 घंटा ट्रैफिक के नियर अबाउट रहना, घेरे में आ गए, ठीक है, मॉर्निंग में गार्डन में ना जाना, तब भी घेरे में आ गए। तब जब आप चारों ओर से घिर जा रहे हो तो आपको क्या होगा, मेजर ही तो प्रॉब्लम होगा भाई, माइनर तो होगा नहीं। शुरुआत में आपको ये मिल करके आपको क्या करती है, इंडिकेट करती है, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन मार्क को समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट शुड वी डू। क्लियर, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखो इन्हीं चीज़ों को ना समझने के हिसाब से 2012 में 3.7 मिलियन डेथ हो गए। लॉसेस क्या हुआ, देखो प्रॉस्पेरिटी का डैमेज होता ही होता है, इकोनॉमिक स्टेज हिल जाते हैं, रिड्यूस हो जाती है जो हमारी विजिबिलिटीज़ होती हैं, एनवायरमेंटल के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से कई लोगों को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं अपने ब्रेन के पावर से, बट जो हमारी इससे पिछला हैबिट है, लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बताया था आपको, क्या खुद का जो है इंडोर्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके वजह से आप लोग क्या होते हैं, चपेट में आ जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, या खुद सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ प्रोजेक्ट बनाए। गवर्नमेंट क्या है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, रेगुलेटर डिपार्टमेंट है, पॉलिसीज़ हैं और क्लीन एनर्जी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करता है। जैसे हमारे सिलेबस में आया तो किस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ रहा है, हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर। इंडस्ट्री का क्या है कि जो जिस तरीके से धुआं निकाल रहा है, गवर्नमेंट ने उसको बना दिया, एक जो गवर्नमेंट नियम बनाता है उसको बायलॉज कहते हैं, वो बायलॉज किसी इंडस्ट्री, किसी पावर प्लांट, किसी चीज़ पे लगते हैं, तो रिड्यूस करेगा इमिशन। हमें रोकना चाहिए जो प्रिवेंट एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे स्लो सर्विस, फास्ट सर्विस में, ठीक है, उसको ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी को अपने ओर से अधिक बढ़ानी होगी। आज हम फ्यूल को जला रहे हैं, कल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी चलेगा, तो टेक्नोलॉजी बढ़ाओगे तो होगा। अब इंडिविजुअल सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉसिल फ्यूल ना जलाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रख करके करनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग ये किनके द्वारा संचालित की जाती है, हर एक गवर्नमेंट के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ये भूलना मत बच्चा लोग। एक QI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना, मैंने दिया भी हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, PPT में मिल जाएगा, पीले कलर का है। लॉ ऑफ रेगुलेट एयर क्वालिटीज, आप एयर क्वालिटीज़ को देखोगे पर डे में किसी एरिया में कितनी गाड़ी चल रही है, कितने फैक्ट्री हैं, कितने हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया दूर रहता है सिटीज से, यही मूवमेंट फैक्टर है। क्लियर, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब देखो क्या है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं हम लोग, इससे एक सर्वे रिपोर्ट तैयार होता है जिससे ये पता चलता है कि किस चीज़ की ज़्यादा इमिशन हो रही है,
क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। अब क्या है, इतना पता होने के बाद आप एक पैरामीटर बनाओगे। उस पैरामीटर पे आपको यही करना होगा कि जो पुरानी डाटा है उसको एनालिसिस करना होगा, देखना होगा कि कितने रेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। वही स्टैंडर्ड होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस क्वालिटी में ये आपको चेक करने को मिलता है कि जो रेटिंग है वो डाउन हुई है या बढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलता है। और बढ़ी है तो कितना परसेंट बढ़ी है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है, उसके कारण क्या है, कारण समझ रहे हैं आप, उसके कारण क्या है। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य है। समझे मेरी बात को? ठीक है, न्यूमेरिकल देखा जाएगा, कलर और कोड्स में देखा जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। और देखिए लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्या लेवल होगा पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का यही एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी ये पार्टिकुलेट्स मैटर की बात कर रहा है। ये मत भूलिएगा कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन है, ये पार्टिकुलेट्स मैटर की बात कर रहा है। उस पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या क्या है, उन चीज़ों को देखना और समझना होगा। कंपेयर्ड करना होगा नेशन टू नेशन, नेशन टू डिस्ट्रिक्ट, नेशन टू मिनी एरियाज, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज एक्सेट्रा। उसके एक स्टैंडर्ड जो होंगी वो आपको, ये सारे इंडेक्स में ही आएंगे आपके। अब आप जब ये सारे पैरामीटर तैयार कर लोगे तो कंट्री लेवल पे कंपेयर करोगे, जिसमें स्पेसिफाई करोगे कि आप क्या इतना कंसंट्रेशन का ये है, ये क्राइटेरिया है, ये पॉल्यूटेंट्स है, जिसमें से आपको पीएम NO2 ये सारे एग्जाम्पल में दिया है। और भी सारी चीज़ों को केस स्टडी करने होंगे। क्लियर? ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर से इनका यही बात आ रहा है। वही चीज़ें जो पीछे मैं समझाया वही चीज़ें लिखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से होता है। इंडोर वाली प्रॉब्लम जो है, देखिए इंडोर जो है आपका पीएम बढ़ते जा रहा है। जैसे घरों में आपने जला दिया, कुकिंग हीट, 3 मिलियन डेड, इनसफिशिएंट तंबाकू स्मोक। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में एस्बेस्टस क्लीन, आउटडोर इंडोर में कैसे, इंडोर की गैस जो बाहर जा रही है तो क्या करेगी। हाँ, सबका एक साइकिल है ना। यहाँ से अगर निकल रहा है ऐसे बाहर की तरफ, तो बाहर से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है दरवाज़ा खुलने बंद होने पर। क्या वजह है, कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वेंटिलेशन सिस्टम को देखना है, उसके हीट को देखना है, ह्यूमिडिटी को देखना है। यही वेरियस है, ये भी मैंने बता चुका, पीपीटी में ही था। पार्टिकुलर्स मैटर, देयर इज नॉट गैसियस सब्सटेंस, दे आर सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स सॉलिड पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ द टू। ओके, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड, ये भी बताया है, ये भी बताया है। अब देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी होते हैं, जिसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, उसके भी इफेक्ट होते हैं। देखिए प्राइमरी में वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, VOCs, जो VOX की बात कर रहा था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था जो 2.5 PM के अंदर मिलता था। कैसे, यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, लेके चलता हूँ मैं वहीं पे। देखो 2.5 क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ना? ठीक, पार्टिकुलेट्स मैटर लेट। अब सेकेंडरी के बारे में भी जान लो। Secondary pollutant form in the atmosphere as a result of the chemical and physical interaction between the primary pollutants and other atmospheric component। कहने का क्या है कि जो उसके पहले के प्राइमरी के हैं
उससे फिजिकल, केमिकल, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल, गैसियस स्टेट में या केमिकल स्टेट में या फिजिबल स्टेट में वो कंपाउंड अपना ऑक्टेन कंप्लीट करके छोड़ता तोड़ता बनता रहता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कंपोनेंट है। सेकेंडरी में सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इस तरीके से हाइड्रोकार्बन को मिला रहा है। सल्फर था, देखिए अब क्या था, SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड, समझिएगा। इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, दो हाइड्रोजन ले लिया और प्लस दो ऑक्सीजन ले लिया, इस तरह का बॉन्ड बना लिया, तो बन क्या गया, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके के बनते जाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूशन आर नॉट मीटर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं काम करता, ये इनडायरेक्टली होता है। इसके जो सोर्स होते हैं वो पहले वाले प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, देखिए ये 3 ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन तो आएगा ही आएगा, इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है H2O2 और पैन, ठीक है ना, याद रखिएगा पैन एग्जाम में आता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, पैन आता है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से होता है प्राइमरी, और NOx मिलता है, ठीक है ना, NOx मिलता है, तो ये इससे मिल करके सल्फ्यूरिक बना देता है और नीचे वाला बन जाता है क्या, HNO3, समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है। इफेक्ट फोटोकेमिकल स्मोक होता है, मैंने NOx BOX से रिएक्ट जब करता है किसके साथ, सनलाइट के साथ करता है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है तो लाइक जैसे आपका O3 हो गया, पैंस हो गया, HNO3 होता है, क्रिएटिंग अ ब्राउन हैज अबव सिटीज, वो आकर के ऊपर इकट्ठा होता जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कंपोनेंट होता है। इसके लिए सहायक होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, जो धुंधलापन आपको दिखता है फॉग टाइप में। एसिड एंड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड NOx emission react the weather vapor atmosphere and the sorry from the H2SO4 HNO3 that is the deposited to the surface of the earth through participation such as rain and snow and silt, ठीक है, ये भी है ग्लोबल वार्मिंग, यही सारे सहायक क्रिया हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने ये जान लिया कि किस तरीके से काम करते हैं एयर पार्टिकुलर्स। इसमें कोई अगर दिक्कत हो, क्योंकि ये टॉपिक्स पिछले वाले से मिलता जुलता है सारे, ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, नहीं तो अगले के दिन मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएं हमें।